चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने रविवार के कार्यक्रम में। युतियों के प्रभावों को समझने का प्रयास करेंगे कि जब दो भावों के अधिपति एक साथ बैठते हैं तो हमें क्या क्या देखना चाहिए उनके फल कथन को करने से पहले, और कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में। रविवार वाला कार्यक्रम अभी कुछ दिन तक शायद परमात्मा की इच्छा देखता हूं, दादाजी की तबीयत खराब है, इस वजह से ये कार्यक्रम नहीं बना पा रहा। वो लंबा होता है, इस वजह से वक्त वहां पर उतना नहीं मिल पा रहा है, पर जैसे ही कुछ स्थितियां अनुकूल हो जाएंगी बिल्कुल आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा उसी कार्यक्रम को लेकर के। चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। ध्यान से समझने का प्रयास करें कि हम जब कभी भी दो ग्रहों को युतियों में देखते हैं तो हमें क्या क्या चीज ध्यान से देखना होगा। सबसे पहले ये देखिए, जैसे किसी भी कुंडली हो, जैसे मेष लग्न की कुंडली है, अब ये कर्क लग्न की हो सकती है या धनु लग्न की कुंडली हो सकती है या किसी भी लग्न की कुंडली हो, 12 लग्न में। मैं ये जो कार्यक्रम बना रहा हूं वो आपको प्रत्येक वर्ग चार्ट में देख लेना चाहिए। प्रत्येक वर्ग चार्ट में, चाहे वो D9 हो, D1 हो, D10 हो, D7 हो, D4 हो, प्रत्येक चार्ट में आपको ये बात देख लेना है कि कैसे ये बात आपकी कुंडली पे घटित हो रही है। तो करना क्या है, जैसे मेष लग्न की कुंडली में लग्न के अधिपति मंगल और द्वितीय के अधिपति शुक्र होते हैं। ये दोनों ग्रह चूंकि दो दो भावों के अधिपति होते हैं और इनकी दूसरी राशि का निर्माण सप्तम और अष्टम भाव में क्रमशः हो रहे हैं। जैसे शुक्र तुला राशि के भी अधिपति होते हैं और मंगल लग्नेश होने के साथ साथ अष्टमेश भी होते हैं। अब हमें जब किसी भी कुंडली में दो ग्रह अगर बैठे हो एक साथ, तो हमें सबसे पहले उसके फल कथन को करने से पहले हमें यह देखना होगा कि वो दोनों किस किस भाव के अधिपति हैं। अब जैसे यहीं पे अगर मैं देखता हूं तो आप लोगों को यह बात, तो लग्न के अधिपति और धन के अधिपति का एक साथ होना ये बड़ा अच्छा माना जाएगा युति के दृष्टिकोण से, कि लग्न के अधिपति और धन के अधिपति अगर कहीं बैठे हों, मतलब अगर हम ये देख रहे हैं कि दोनों भाव और दोनों ग्रह वो दोनों कहां कहां के अधिपति हैं, तो प्रथमतया वो लग्न के और धन के अधिपति हैं। यानी कि दोनों, ये अच्छी बात है, ये धन के मामले में बहुत ही अच्छी और श्रेष्ठ बात होगी। ध्यान से समझिए, ये लग्न के अधिपति और धन के अधिपति होने के साथ साथ ये दोनों एक साथ कहीं भी बैठेंगे। अब ठीक उसी तरीके से अगर सुख और पंचम के अधिपति एक साथ बैठे तो ये अच्छी बात होगी सांसारिक और यश के मामले में। ठीक उसी तरीके से अगर नवम और दशम के अधिपति एक साथ बैठे हों तो ये धार्मिक और कर्म के मामले में, धर्म और कर्म के मामले में अच्छी बात होगी। योग कारक ये स्थितियां बनेंगी और अपने कारक प्रभावों का वो असर भी करेंगी। ठीक उसी तरीके से अगर एकादशवें के अधिपति और लग्न के अधिपति का एक साथ संयोग कहीं होता हो, एक साथ वो दोनों कहीं बैठे हों, अधिपति कहने का मतलब है, एक 11 नंबर लिखा है, इसका मतलब है कुंभ राशि। कुंभ राशि के अधिपति होते हैं शनि, और अगर लग्न के अधिपति तो 1 नंबर लिखा है, यानी कि 1 नंबर की राशि होती है मेष राशि, जिसके अधिपति हो गए मंगल। तो यही बात है कि अगर कोई भी भाव के अधिपति क्रमशः एक दूसरे के साथ युति में है, बैठे हैं, युति मतलब बैठना, तो हमें सबसे पहले यह देख लेना चाहिए कि वो दोनों किन किन भाव के अधिपति हैं और वो भाव कैसा है। साथ ही साथ अगर हम इन्हीं दोनों ग्रहों को देखें तो ये सप्तम और अष्टम के भी अधिपति होते हैं। मतलब ये दोनों मेष लग्न की कुंडली के लिए मारक भी होंगे, यानी कि सप्तम और अष्टम के अधिपति होने के कारण इनके दुष्परिणाम भी देखने को मिलेंगे। धन के मामले में यह युति जहां पे कारगर सिद्ध हो रही थी, वहां अब दैनिक आय को यह कभी कभी प्रभावित करेगी, व्यक्ति के स्वास्थ्य को कमजोर कर सकती है, व्यक्ति को कई बार लंबी बीमारी में खींच के लेके जा भी सकती है, ऑपरेशन और कई प्रकार के दुष्परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। यही बात दरअसल समझने वाली भी है कि आपकी कुंडली में दो ग्रह जो युति में बैठे हैं वो किन किन भाव के अधिपति हैं और उनकी दूसरी राशि का निर्माण कहां हो रहा है।
जैसे यहां पे पहली राशि तो लग्नेश सर्वश्रेष्ठ बनी, पर उसकी दूसरी राशि का निर्माण जन्म कुंडली के अष्टम भाव में होने के कारण ये लग्नेश होने के साथ साथ मारक ग्रह भी बनेंगे। पर लग्नेश होने के कारण इनका प्रभाव अच्छा रहेगा, मारक प्रभाव थोड़ा कम रहेगा। पर चूंकि सप्तमेश के साथ युति अगर कर लेते हो, जैसे मान लीजिए सिंह लग्न की कुंडली हो, मान लीजिए यहां 5 नंबर लिखा, तो अगर यहां 5 नंबर लिखेगा तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तात्पर्य क्या कि अगर यहां पे गुरु और शनि एक साथ बैठे हों, मतलब सप्तम भाव के और अष्टम भाव के अधिपति अगर एक साथ बैठेंगे तो ये विपरीत परिस्थितियों को जीवन में लाने वाले बनेंगे, आय की कमजोरी के मार्ग को दिखाएंगे, व्यक्ति का दांपत्य और पत्नी का स्वास्थ्य और संतति में दूसरे बेटे का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, और साथ ही साथ व्यक्ति खुद ही व्यय और विपरीत परिस्थितियों के कारण कमजोर रहेगा। पिता के चलते हो, माता के चलते हो, धन के चलते हो, व्यय के चलते हो, भाई के कारण हो, दुश्मनों के कारण हो, विपरीत परिस्थिति में एक्सीडेंट वगैरह हो, रोग व्याधि हो, ऐसी स्थितियां भी व्यक्ति को बना करके रखने के विपरीत स्थितियों में ले जाकर के डाल सकती हैं। मेरे कार्यक्रम बनाने का मूल उद्देश्य ये नहीं है कि आपको कैसे भी करके पूरा करूं। वस्तुतः मेरे कार्यक्रम बनाने का मूल उद्देश्य है कि आपको आपकी कुंडली में ये देखने का भाव पैदा कर सकूं, ये बताने का प्रभाव या प्रयास कर सकूं कि वास्तव में जो दोनों ग्रह बैठे हैं वो कहां कहां के अधिपति होकर के युति में बैठे हैं। मतलब दो ग्रह जब युति में हैं तो सबसे पहले दोनों ग्रहों के भावों को देखना होगा कि वो कहां और कहां के अधिपति हैं। उसके बाद वो दोनों परस्पर मित्र हैं या शत्रु हैं। जैसे मंगल और शुक्र सामान्य संबंधों को दिखाने वाले होते हैं, न तो बहुत ज्यादा मित्र होते हैं न बहुत ज्यादा शत्रु होते हैं। सामान्य संबंध मतलब सम होते हैं एक दूसरे के साथ। ये बात समझने की आवश्यकता है। वो दोनों परस्पर मित्र हैं तो अच्छे परिणाम देंगे, वो दोनों परस्पर शत्रु हैं तो बुरे दुष्परिणाम देखने को और बुरे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर वो दोनों अच्छे भाव के अधिपति नहीं हैं तो प्रभाव कमजोर होगा, अगर वो दोनों शुभ ग्रह हैं तो प्रभाव अच्छा रहेगा, अगर वो दोनों पापक ग्रह हैं तो प्रभाव कठिन और कठोर हो सकता है। बात समझ में तो आ रही होगी। इसको ही समझना है। युतियों के प्रभावों को बताने से पहले हमें यह बात भी दरअसल समझ लेनी चाहिए कि दोनों में से बलवान कौन है और कौन सा ग्रह जो है वो कितने अच्छे भाव का अधिपति है। अगर यहां पे मंगल और शुक्र में शुक्र धन के अधिपति हैं और सप्तम के भी अधिपति हैं तो जातक अगर व्यवसाय कर रहा होगा तो उसका दैनिक आय उस समय कम हो सकता है। अगर मंगल वहां बलवान हुए तो व्यक्ति का व्यक्तित्व बढ़ेगा पर उसी समय उसके स्वास्थ्य में विघटन की स्थिति भी होगी, उसका स्वास्थ्य मतलब विपरीत भी जाए, बुरी परिस्थितियों में जातक फंसे भी, उसका दांपत्य कमजोर हो और रोग व्याधि की घटना भी घटेगी। पर वो उसी दशा में चूंकि लग्नेश है, इस वजह से उसी दशा में उसकी स्थितियों को कमजोर होने के बाद मजबूत भी होते हुए देखा जाएगा, मतलब वो उससे उबर करके निकल भी जाएगा। अगर उस पे अब इसी मंगल पे अगर पापक ग्रहों का असर ज्यादा हो जाए तो ये विघटनकारी स्थितियां या नुकसानदेह हो सकती है। पर अगर वहां पे दोनों ही युद्ध में हो और दोनों ही सामान्यतया अगर जो ग्रह जीत रहा हो, जिस पे शुभ ग्रह का असर ज्यादा हो, अब जैसे मान लीजिए मंगल पे शनि अगर देखेंगे तो मंगल कमजोर हो जाएंगे, लेकिन वही अगर शुक्र भी वहां बैठे हैं और शनि अगर देखेंगे तो वो शुक्र के लिए लाभदायक होगा क्योंकि उसका मित्र देख रहा है। बात समझिए क्यों और कैसे और किसने उसको देखा। अगर उसी मंगल पे गुरु की दृष्टि पड़े, अब यहीं पे मान लीजिए मंगल और शुक्र दोनों बैठे हैं और गुरु यहां से बैठ करके उसको देख रहे हैं, तो गुरु की वो दृष्टि मंगल के लिए लाभदायक होगी, पर वही दृष्टि शुक्र के लिए लाभदायक नहीं होगी, वो उसके लिए नुकसानकारी हो जाएगी। बात समझ में आ रही होगी या धीरे धीरे मैं पटरी पे आपको लेके आ रहा हूं कि युति में दृष्टि का प्रभाव कैसे देखना है। वो भाव का अधिपति दोनों कहां के हैं, वो दोनों मित्र हैं, वो दोनों शत्रु हैं, उन दोनों की युति कैसी है, वो दोनों में बलवान कौन है, उस पे देख कौन रहा है। इस पे जो देखा वो किसका मित्र है, दोनों में से किसी न किसी का तो मित्र होगा, तो जिसका मित्र रहा उसका प्रभाव आगे, जिसका शत्रु रहा उसका प्रभाव कम। क्लियर है।
ऐसे अगर देख करके समझने का प्रयास करेंगे तो निस्संदेह आप युति के प्रभावों को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। उसके बाद यह देख लीजिए कि दोनों में किसके पास बल ज्यादा है, अंश के आधार पर डिग्री में कौन ज्यादा आगे है। वृद्ध है तो मृतप्राय तो नहीं, अगर जवान है तो कुमार तो नहीं है, अगर वो युवा है तो कोई कमजोर तो नहीं है। दोनों में से कोई सूर्य के निकट आकर के अपने आप को अस्त तो नहीं कर रहा। मान लीजिए सूर्य यहां बैठे तो मंगल भी अस्त हो सकते हैं डिग्री में, शुक्र भी अस्त हो सकते हैं। तो अब वहां पे ऐसे देखना है कि अगर अस्त हो गया तो उसका प्रभाव थोड़ा कम जाएगा, वो कमजोर हो जाएगा। पर वहां पे अगर द्वंद्व युद्ध में मंगल आगे निकल गए, शुक्र आगे निकल गए तो वो ग्रह अपना प्रभाव ज्यादा दिखा देगा। बस ऐसे अंतर स्पष्ट करते चलेंगे तो काम आसानी से हो जाए। क्लियर है? अब कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 4 अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है बताऊं? बताता हूं। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि मूढ़ हुई है। उसको जो सोचना चाहिए उस पर वो कभी सोचता ही नहीं है। जो चीज उसको ध्यान में रखना चाहिए उसको सोचता ही नहीं है, उसके बारे में वो विचार ही नहीं करता। लक्ष्य पूछा जाता है आगे 10 साल के बाद क्या करना है। 10 साल के बाद धरती रहने लायक रहेगी कि लक्ष्य बनाओगे? सबसे बड़ी बात है कि आप अपने कर्मों में इतना ही आपका अधिकार है कि आप उसको कितनी तन्मयता से कर रहे हो। परिणाम प्राप्त करने के बारे में तो सोचना भी महापाप का कारण बन जाता है। माता जब बच्चे को दूध पिलाती है तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचती कि ये बड़ा होगा तो ये करेगा, बड़ा होगा तो वो करेगा। उसके वर्तमान को लेकर के ही, ताकि उसका शरीर पुष्ट हो सके, वो सोचती है मेरा बेटा स्वस्थ रहे। बस इससे ज्यादा वो आशीर्वाद क्या देती है? देती है क्या? नहीं देती। उसके तो जबान पे सबसे पहले यही रहती है स्वस्थ हो, दीर्घायुष्य का वर प्राप्त हो। बस ठीक इसी तरीके से परमात्मा ने, भगवान ने यही बात कही है कि जो अतिरिक्त स्थिति में जाकर के अपने कर्मों में संलिप्त हो जाता है, वो अतिरिक्तता है आपकी कि आप अपने कर्मों के फल के बारे में सोच रहे हो, और अतिरिक्त ठीक नहीं होता। वास्तव में किसी भी कर्म का अतिरिक्त नहीं होना चाहिए और कहीं भी अतिरिक्त और शेष नहीं होना चाहिए। शेष का मतलब ठीक नहीं है। तो आप जो काम कर रहे हो और उसके फल के बारे में अगर सोच लेते हो तो वो अतिरिक्त है। वो अतिरिक्त ना बनने दो, शेष ना बनने दो, तो विशेष हो जाओगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।